नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पैड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ग्रेशम का नियम। साथियों, इससे पहले कि हम ग्रेशम का नियम शुरू करें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुद्रा मान क्या होता है। साथियों, मुद्रा मान में मनी स्टैंडर्ड, इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्रा किस धातु की बनी है, किस वस्तु की बनी है और विनिमय के माध्यम के रूप में किस चीज को स्वीकार किया जा रहा है, किस वस्तु को स्वीकार किया जा रहा है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यदि मुद्रा धातु की बनी है, ठीक है, तो हम कहेंगे धातुमान। धातु कौन कौन सी? बहुमूल्य धातु की मुद्राएं होती हैं, जैसे होती है स्वर्ण, जैसे चांदी, है ना, चांदी को रजत कहते हैं, और सिक्के भी हो सकते हैं, प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक सिक्के भी हो सकते हैं, हल्की धातु के सिक्के, है ना। अब इसमें एक धातुमान और द्वि धातुमान। धातुमान दो प्रकार का मुद्रा है, एक धातुमान, द्वि धातुमान। एक धातुमान में स्वर्णमान है, दूसरे में रजतमान है। स्वर्णमान के भी अनेक रूप होते हैं, जैसे स्वर्ण विनिमय मान्य है, स्वर्ण समता मान्य है, स्वर्ण निधि मान्य है ना। तो कई रूप होते हैं, 105 रूप होते हैं लगभग। तो स्वर्णमान और रजतमान, तो ये दो प्रकार का होता है। और पत्र मुद्रामान, अब यहाँ पे हम आपको ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि स्वर्णमान में क्या होता है कि जो मुद्रा होती है सोने की बनी होती है और स्वर्णिम विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। रजतमान में क्या होता है? रजतमान में मुद्रा जो है रजत यानी चांदी की बनी होती है और चांदी के विनिमय माध्यम का कार्य भी करती है। द्वि धातुमान में स्वर्ण की मुद्राएं और चांदी की मुद्राएं सह अस्तित्व में होती है, अर्थात साथ साथ चरण में होती है और दोनों ही धातु विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। तो इसको द्वि धातुमान कहते हैं। अब आते हैं पत्र मुद्रामान पे। तो पत्र मुद्रामान यानी पत्र मुद्रामान में मुद्रा जो है वो कागज की बनी होती है और विनिमय माध्यम के रूप में भी उसको स्वीकार किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी मुद्राएं होती है? पत्र मुद्रा चार प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरी होती है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरी होती है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और चौथी होती है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। तो पहले जो है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ये जो मुद्रा है ये जैसे रिजर्व बैंक का स्वर्ण कोष है, तो स्वर्ण कोष का, इस स्वर्ण कोष का प्रतिनिधित्व करती है। रिजर्व बैंक का स्वर्ण कोष है, इसका प्रतिनिधित्व करती है ये मुद्रा, इसलिए इसको हम प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कह रहे हैं। जितनी आपके पास धातु होगी, चाहे वो रजत हो या चांदी हो, आप किस चीज को पीछे रख के, यानी स्वर्ण या रजत जो भी धातु आप रख रहे हैं, तो वो 100% यानी जितनी मुद्रा आप निर्गमित करेंगे, छापेंगे, उसके मूल्य के बराबर जो है स्वर्ण कोष सुरक्षित रखना होगा या रजत कोष सुरक्षित रखना होगा। ये मुद्रा पूर्णतः स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है जनता का। ठीक है, आगे देखिए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इसमें ये भी स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, किंतु इसके पीछे, इसके निर्गमन के पीछे 100% रिजर्व कोष सुरक्षित नहीं रखा जाता। जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़, इसमें 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की जो है प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां, इस प्रकार 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखता है रिजर्व बैंक और तब वो मुद्रा का निर्गमन करता है। और ये हमारी जो मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के पीछे 100% रिजर्व कोष नहीं रखा जाता। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील नहीं होती है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, इसको संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा उस परिस्थिति में जब देश में संकट होता है, मान लीजिए युद्ध हो रहा हो, अकाल आ रहा हो, भूकंप आया हो या कोई और अन्य महामारी फैल हो, तो उस स्थिति में ये प्रादिष्ट मुद्रा
जारी की जाती है और संकट काल के समाप्ति के उपरांत इस मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये मुद्रा मान हमने आपको क्यों समझाया, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है ग्रेशम के नियम में। चलिए अब ग्रेशम का नियम हम सुनते हैं। आइए ग्रेशम का नियम समझते हैं। ग्रेशम का नियम 1560 ईस्वी में सर थॉमस ग्रेशम ने इस नियम की व्याख्या की है। इससे पहले भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं जैसे प्लेटो, तो उन्होंने भी इस नियम की व्याख्या की है, लेकिन विस्तृत व्याख्या इन्होंने की, इसलिए इस नियम को ग्रेशम के नियम के नाम से जाना जाता है। सर जॉन ग्रेशम महारानी एलिजाबेथ के मौद्रिक सलाहकार थे। ये एक ब्रिटिश थे और महारानी एलिजाबेथ के मौद्रिक सलाहकार थे। बात समझ में आई? क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ के समय में स्वर्ण के सिक्के जो चलन में थे बहुत पुराने हो चुके थे, बहुत ज्यादा घिस गए थे। इसलिए महारानी ने चलन में नए मुद्रा टंकर में उसकी ढलाई कराई और उसको चलन में डाला, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि पुराने सिक्के झुके क्यों रहे और नए सिक्के चलन से गायब हो गए। तब महारानी एलिजाबेथ ने अपने मौद्रिक सलाहकार सर जॉन ग्रेशम को बुलाया। उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। तब सर जॉन ग्रेशम ने कहा कि यदि उत्कर्ष मुद्रा और निष्कर्ष मुद्रा, अन्य बातें समान रहे, यदि उत्कर्ष मुद्रा और निष्कर्ष मुद्रा दोनों चलन में साथ साथ होती हैं तो निष्कर्ष मुद्रा की प्रवृत्ति होती है उत्कर्ष मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अर्थात उत्कर्ष मुद्रा अच्छी मुद्रा, गुड मनी, और निष्कर्ष मुद्रा बुरी मुद्रा, बैड मनी। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये जो नियम है, इस नियम को हम ग्रेशम का नियम कहते हैं। साथियों, अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्रा के अच्छे होने का या बुरे होने का आधार क्या है। देखिए, पहली बात, धातु के भार के आधार पर, धातु के भार के आधार पर, ठीक है, कोई मुद्रा अच्छी हो सकती है, कोई मुद्रा खराब हो सकती है। जैसे मान लीजिए स्वर्णमान प्रचलन में है और यह रजतमान प्रचलन में है। एक सिक्का है, चाहे वो स्वर्ण का है या रजत का, 10 ग्राम का, ठीक है, और दूसरा सिक्का है जो चलन में निरंतर रहते रहते चलते चलते घिस गया है और घिसावट होने के बाद उसमें उसका वजन हो गया 9.97 ग्राम, ठीक है। तो ये पूर्ण भार वाला सिक्का है, ये कम भार वाला सिक्का है। तो इसमें जो है ये वाला सिक्का, ये उत्कृष्ट मुद्रा कहलाएगा, उत्कृष्ट मुद्रा, जो कि पूर्ण भार वाला है, और ये निष्कर्ष मुद्रा कहलाएगा, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष मुद्रा, यानी ये अच्छी मुद्रा और ये बुरी मुद्रा। समझ में आ गया होगा आपको। तो धातु के भार के आधार पर कोई मुद्रा अच्छी या बुरी हो सकती है। तो ये पहली बात आपकी समझ में आई। दूसरा जो हो सकता है, दोनों धातु के तुलनात्मक मूल्य के आधार पर, यानी कि अगर द्विधातुमान है तो द्विधातुमान में क्या होता है, धातु के तुलनात्मक मूल्य के आधार पर। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए स्वर्ण और रजत दोनों के सिक्के चलन में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जिस धातु का मूल्य गिर जाएगा वो धातु बुरी और जिसका मूल्य बढ़ जाएगा वो अच्छी। तो लोग क्या करेंगे,
ठीक है, जिसका मूल्य बढ़ रहा है उसको अपने पास रखेंगे। तीसरी बात देखते हैं, मुद्रा के नएपन के आधार पर, नएपन के आधार पर जो मुद्रा नई होगी वो अच्छी और जो पुरानी है वो खराब। जैसे नोट होते हैं, ये तो सामान्य बच्चों की भी बात है। बच्चे भी क्या करते हैं ना कि जो नए सिक्के आते हैं उनको अपनी गुल्लक में डालते हैं और पुरानी सिक्कों से चीज खरीद लेते हैं। आपका स्वयं का अनुभव रहेगा। यदि आप बाजार गए हैं और आपके पर्स में नए नोट भी हैं, पुराने नोट भी हैं, तो आप सबसे पहले पुराने नोट देते तो है ना, नए नोट अपने पास सुरक्षित रखते हैं। तो नएपन के आधार पर कोई मुद्रा खराब या अच्छी हो सकती है। और अगर सीमित विधिकारिता प्राप्त मुद्रा है और साथ ही साथ असीमित विधिकारिता मुद्रा है, असीमित विधिकार्य जिसमें जनता का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है क्योंकि उस समय परिवर्तनशील होती है, और सीमित विधिकारिता जिसमें जनता का कम विश्वास होता है। यदि दोनों ही मुद्राएं प्रचलन में हैं तो असीमित विधिकारिता प्राप्त जो मुद्रा है वो अच्छी मानी जाएगी और जो सीमित विधिकारिता प्राप्त मुद्रा है वो खराब मानी जाएगी। तो ये यानी विधिकारिता है ना। असीमित विधिकार्य एवं सीमित साथ ही जल्दबाजी में लिख रहा हूं के आधार पर, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी। साथियों, हम समझते हैं ग्रेशन के नियम को और अधिक स्पष्ट इसकी व्याख्या करते हैं। आपको हमने पहले बताया, ग्रेशन ने कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर यदि अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा साथ साथ चलन में होती है तो बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति होती है कि वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इससे पूर्व हमने आपको मुद्रामान बताया था, उसमें एक धातुमान, द्वि धातुमान, एक धातुमान में रजतमान, स्वर्णमान, ठीक है, और साथ ही पत्र मुद्रामान के 4 प्रकार आपको बताया। चलिए देखते हैं कि इनमें मुद्रा यानी कि ग्रेशन का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले देखते हैं एक धातुमान में, एक धातुमान में ग्रेशन का नियम। तो एक धातुमान में ग्रेशन का नियम लागू होता है। अगर एक धातु यानी स्वर्ण या रजत के सिक्के चलन में है तो जिस धातु यानी कि धातु का जो सिक्का है जो पूर्ण भार वाला है वो निरंतर जो है क्या होगा, पूर्ण भार वाला सिक्का वो चलन से आउट हो जाएगा और जो कम भार वाला सिक्का है वो चलन में बना रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पूर्ण भार वाला सिक्का होता है उसे कहिए उपभोक्ता या तो उसको तोड़वा देते हैं, उसके गहने बनवा लेते हैं, या उनको संचित करके अपने पास में रखते हैं, या विदेशों को भुगतान के रूप में, आयातों के भुगतान के रूप में विदेशों को दे दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने 1 किलो स्वर्ण के मूल्य के बराबर 1 केजी स्वर्ण के मूल्य के बराबर भुगतान करना है विदेश में, तो अगर हम
100 के 100 सिक्के जो कि 10 ग्राम भार के हैं लेंगे तो हमारा 1 केजी हो जाएगा। और यदि हमने यदि 10 ग्राम वाला लेंगे तब तो ऐसा होगा 1 केजी का भुगतान करना है, और 10 ग्राम वाला अगर सिक्का हम लेंगे तब तो 1 केजी हो जाएगा 100 सिक्कों में। और यदि हमने लिया 9.97 ग्राम वाला तो अब 100 सिक्कों में कितना वजन होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 ग्राम में लिख के हमको लिखना पड़ेगा 9.97, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 997 ग्राम, ठीक है। तो 13 ग्राम स्वर्ण का भुगतान हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो भुगतान जो है हमें किसके द्वारा करना पड़ेगा, 10 ग्राम का जो स्वर्ण का सिक्का है उसके माध्यम से हम भुगतान करेंगे। अगर 9.97 ग्राम वाले सिक्के से हमने विदेशी भुगतान किए तो हमको हानि होगी, ये बात समझ में आ गई होगी, तो विदेश में भुगतान के लिए चला जाएगा। या अगर हम 100 सिक्के लेके चले तो 1 किलो स्वर्ण इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, और संग्रहित हो सकता है। यदि हम पूर्ण भार वाले ले रहे हैं, अगर कम भार वाले लेंगे तो हमको इतना ही स्वर्ण मिलेगा, तो इसको हम संचित करके रखेंगे। समझ में आ गया होगा। तो पूर्ण भार वाला सिक्का जो है वो तो चलन से धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और कम भार वाला सिक्का चलन में जू का तू बना रहेगा। इसी बात को कहा है ग्रेसम ने कि निष्कष्ट मुद्रा की प्रवृत्ति होती है उत्कृष्ट मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। समझ में आ गया होगा। एक धातुमान में, द्विधातुमान में क्या होता है, जिस धातु का मूल्य कम हो जाता है, मान लीजिए स्वर्ण और रजत, स्वर्ण और रजत, यानी स्वर्णमान रजतमान, द्विधातुमान में दोनों ही सिक्के हैं। तो जिस धातु का मूल्य बढ़ेगा वो धातु अच्छी, और जिस धातु का मूल्य कम हो जाएगा तुलनात्मक रूप से वो बुरी। तो लोग क्या करेंगे, जो जिस धातु का मूल्य बढ़ गया उससे विदेशी भुगतान करेंगे, उसको अपने पास संचित करके रखेंगे, और जो कम भार वाला सिक्का है उसको मार्केट में करेंगे। तो ये धातुमान में भी लागू होता है। उसके बाद देखते हैं पत्र मुद्रा मान में। तो पत्र मुद्रा मान में भी ग्रेसम का नियम लागू होता है। यदि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और कहिए कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, ये दोनों चरण के साथ साथ हो, या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा इसके साथ में हो, परिवर्तनशील हो या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा हो, तो ऐसी स्थिति में लोग इस मुद्रा को अपने पास में रखेंगे, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है इसमें उनका ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि इसके बदले में 100% स्वर्ण मिलेगा। और इसकी तुलना में अगर ये नहीं है और परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील जो स्वर्ण में परिवर्तनशील है उस मुद्रा को अपने पास में रखेंगे, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा को नहीं रखेंगे। तो पत्र मुद्रा मान में भी ये नियम क्रियाशील होता है। तो ये ग्रेसम के नियम की व्याख्या थी। आइए अब इसके अपवादों को देखते हैं, अर्थात उन परिस्थितियों को देखते हैं जिसमें ग्रेसम का नियम लागू नहीं होता।